हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 133 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। बहुत ही कम एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ है, तो आप खुद भी समझ जाएंगे। और ये कोई नई चीज़ भी समझाने वाला हूँ मैं इसमें। सब पुरानी चीज़ें हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो मुझे लगेगा कि बहुत मुश्किल सी है, मैं आपको समझा दूंगा। अदरवाइज जो भी आपको लगेगा मुझसे पूछ लेना आप बाद में। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। आपकी बुक का नाम दिखाता हूँ मैं आपको, कभी आपको टेंशन हो रही होगी कौन सा पेपर दिखा रहा है। तो ये आपकी सब्जेक्ट कोड है। सबसे मेन तो यही होता है, अगर आपने ये देख लिया तो सब कुछ ठीक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट का नाम आपका ये है, ठीक है। आपकी बुक पे यही नाम लिखा है, पेपर भी ये लिख के आएगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 3 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, और ईजिएस्ट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने किए हैं, इसमें आंसर्स लिखने की कोशिश की है। और जितना हो सकता है मुझे, मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था, कौन सा काल? गुप्ता काल, ठीक है। गुप्त नहीं, वो गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये गुप्ता काल की बात कर रहा है, ठीक है। गुप्ताज जो थे उनके समय की बात कर रहा है। ये उनके समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो उनकी जो विशेषताएं हैं बेसिकली वो पूछ रहा है, ठीक है। फीचर्स पूछ रहा है, तो विशेषताएं मैंने लिखी हुई हैं भर भर के यहाँ पे। तो अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा ये वाला तो आप इजीली लिख पाएंगे। अगर डायरेक्टली नहीं आता है, अगर विशेषता ना भी पूछे, ये पूछे कि स्ट्रक्चर कैसा था, तब भी आप बता देना, ठीक है। और छोटी मोटी चीजें तो आप बता ही पाएंगे ना। मतलब जैसे कि देखो, प्रशासनिक प्रभाव जो है वो ऐसा होता है इनका, इस तरीके से बटा हुआ था। अभी मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आता है तब भी आप उसको लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। मतलब गुप्ता के बारे में पूछ रहे, तो हमने पढ़ा है ना, अभी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो आप कुछ भी क्वेश्चन आता है ना इसमें से, तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के आ जाओ उसको। मेरा मकसद यही है कि आप जो है विशेषता, जो है ना, विशेषता मतलब सब कुछ उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले जो चीजें है वो है राजतंत्र और राजा की देव्य स्थिति। तो गुप्ता काल में जो राजा थे ना, उनको देव जो है उसकी उपाधि मिली हुई थी कि भाई ये देव है, मतलब भगवान ने भेजा है इसको। तो मतलब लोगों के दिमाग में ये धारणा पैदा की गई कि भाई राजा मतलब भगवान, ठीक है, भगवान का दूत, इस तरीके से। और राजा के पास जो है राज्य और प्रशासन दोनों की जो है प्रमुख शक्ति होती थी उसके पास। यानी कि जैसे कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट होते हैं ना, सेना के प्रमुख, तो वो सेना के प्रमुख भी थे और राज्य के प्रमुख भी थे। अभी राज्य के प्रमुख कौन होता है हमारे इंडिया में? तो राज्य के प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। मतलब पूरे देश का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सेना का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन वो अकेला एक व्यक्ति था, राजा, जो कि दोनों का प्रमुख था, राज्य का भी और सेना का भी, ठीक है। समझ रहे हो? आसान सी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं इसके अंदर। मैं आपको पता नहीं क्या क्या समझाऊंगा, है ना। अब बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे अभी कमेंट करके, समझ में नहीं आया सर जी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। अनसब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए अपने चैनल पे जो कि ऐसे फालतू कमेंट करते हैं, मुझे नहीं आया सर जी, समझा, ये कर वो कर। दूसरी चीज है मंत्रिपरिषद और नौकरशाह। इसमें इनके पास जो है मंत्री परिषद थी बहुत बड़ी, और नौकरशाह भी थे काम करने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग व्यक्ति थे। जैसे कि व्यक्ति को, मंत्री का काम था सलाह देना, जैसे कि आज भी यही होता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको, जो मंत्री परिषद होते हैं वो सलाह देते हैं कि भाई क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो उस समय भी ऐसा ही था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद हुआ करती थी, सलाह देने के लिए, सजेशन। ऐसा नहीं है कि वो उसको ऊपर थोकेंगे कि मुझे आपको ये करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता था वो लोग, ठीक है। उनके पास ये पावर नहीं थी। उसके अलावा अधिकारों की बात करें, मतलब कितने लोग थे इसमें, मतलब जो नौकरशाह की बात कर रहा था मैं। तो नौकरशाह में मंत्री हुआ करता था एक, ठीक है। और एक युद्ध शांति मंत्री होता है, एक प्रधान सेनापति होता है, एक महादंड नायक होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, पर ये इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने ये लिखे हैं। बाकी आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ही पढ़ लो, जितना मैं बोलता हूँ उतना पढ़ लिया करो। फालतू की चीज़ों में मत लगा करो कि ये भी बताओ, ये भी बताओ। उतना ही काफी होता है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपका आता है गुप्ता काल में से, कुछ भी पूछ लेना, वो कुछ भी पूछ ले, तो ये आप लिखना इन चीजों को। आपके नंबर नहीं काट सकते कोई भी एग्जामिनर। प्रशासनिक प्रभाव, इसमें प्रशासन की बात करें तो पूरा जो है विकेंद्रीकृत था, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन था यहाँ पे। यानी कि कोई भी काम जो है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसे कि गांव गांव होते हैं ना हमारे यहाँ पे, पंचायत व्यवस्था है, तो वहाँ पे पंचायत वहाँ पे भी थी। उसके बाद जिला होता है, उपजिला जिसको बोलते हैं, उपजिला के बाद जिला आता है, उसके बाद फिर प्रांत आता है, मतलब स्टेट या फिर राष्ट्र, ठीक है, साम्राज्य।
तो ये 4 भागों में डिवाइडेड था। आप समझ गए होंगे कि भाई प्रशासनिक विभाग जो था वो ऐसे 4 डिवाइडेड था 4 भागों में। अभी इंडिया में कितने भागों में है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत व्यवस्था, ठीक है? स्थानीय निकाय बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें हमारी पंचायत भी आती है और नगर निगम पालिका भी जो होती है वो आती है नगरों के लिए। सामंती व्यवस्था थी। सामंत हुआ करते थे जो कि बेसिकली किसानों से जो है वसूली करते थे, उसको सामंत बोलते हैं। ठीक है, मतलब सामंतों को जमीन दी जाती है सेना के उसके द्वारा, राजा के द्वारा, और सामंत उस जमीन पर जो है टैक्स वसूली करता है। ठीक है, मतलब कोई पर जैसे जमीन है इतनी बड़ी, बहुत बड़ी जो है, मैं छोटा सा मैंने बना के दिखाया, पर ये बहुत बड़ी जमीन मान लो आप इसको, मतलब हजारों करोड़ों एकड़ में जमीन है ये। तो ये जमीन है, इसमें से जो एक सामंत को एक जो है दे दी। सामंत मतलब करोड़पति आसामी होता है वो, पहले से ही जमींदार भी बोल सकते हो आप उसको। तो ऐसा व्यक्ति को जो है जमीन दे दी, उससे बोल देगा कि भाई तू इस पे से जो है टैक्स वसूली करके राजा को देगा। तो ये जो है ना, ये व्यवस्था चलती थी वहां पर। ठीक है, गुप्ता काल में ये और भी कालों में आपको देखने को मिलती है सामंती वाली व्यवस्था, जिसमें कि एक व्यक्ति को दे देते हैं जमीन, और उसको बोलते हैं कि भाई तू पैसे उगा के हमें दे, कुछ परसेंट तू रख ले, बाकी हमें दे। जैसे कि 11 रुपये उगाए जाएंगे तो 11 में से 10 रुपये जो है सरकार को दिए जाएंगे, बाकी के 1 रुपया वो जो व्यक्ति है दलाल वो रखेगा उसको। ठीक है, न्यायिक प्रणाली की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो होते थे, राजा की सलाह के आधार पे ही ये जो है काम करते थे। ऐसे नहीं है, मतलब राजा को सलाह भी देते थे ये लोग, और राजा की सलाह लेते भी थे कि क्या करना चाहिए आपको। हाँ, मतलब बताइए आप। उससे पूछ के जो है काम करते थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और बाकी ऊपरी का स्थायिक यानी कि प्रांत स्तर पे जो है काम करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जजेस नहीं है, कोर्ट नहीं है अलग अलग लेवल के, फौजदारी और जो उसके ऊपर लेवल के होते हैं, फिर उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश मतलब वो आप सुप्रीम कोर्ट मान लो उसको, और ऊपर करके जो है वो हाई कोर्ट है। उसके बाद विषयपति यानी कि ये जो है जिला स्तर पे जो है काम करता है, यानी कि आप इसको जो हमारे स्थानीय जो भी कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट वगैरह होते हैं, उनको मान लो आप। ठीक है, छोटे लेवल के जो होते हैं, जिला स्तर के। राज्य प्रशासन की बात करें तो भूमि से जो है कर वसूली करते थे, भूमि जो होती है। ठीक है, उससे वो कर वसूली करते थे, क्योंकि उस समय देखो कृषि ही मेन सोर्स था कम इनकम का, क्योंकि और तो उद्योग तो था नहीं जो कि उससे वसूली करे। तो कृषि से ही उद्योग जो है, मतलब कर वसूली मतलब भूमि का वसूल करना, मतलब जो भी फसल हुई है उससे कुछ परसेंट जो है राजा को दिया जाता था। और उसके अलावा कपड़ा पर उद्योग जो है कर लगाते थे, तेल पर और व्यापार पर। तो ये एक जो है आपको एक मोटी-मोटी बात पता चल गई होगी कि जो गुप्ता काल है उसमें किस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, प्रशासन कैसे काम करता था वहाँ पे। हमने ये भी देखा कि समाज कितने भागों में बँटा हुआ था। ये नहीं देखा ना हमने। हमने ये देख लिया कि भाई प्रशासन में ये कैसे था। मतलब हमने अभी एक टॉपिक मिस किया है समाज, क्योंकि अभी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था समाज के बारे में, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है अभी। अगर मुझे 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे ऐसे तो मैं उसमें लिख दूँगा, ठीक है? बाकी मुझे यही लगा था इम्पोर्टेंट, क्योंकि विशेषता पूछता है समाज के बारे में, इसमें शायद ना भी पूछे। तो इतना आप कर लेंगे अभी, आपके लिए इतना काफ़ी हो जाएगा। बाकी जो राजस्व व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, वो हमने समझ ली कैसे कैसे थी। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताएं। तो दोनों अलग अलग लिखी हुई है मैंने। तो जो भारतीय संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी संघीय और जो एकात्मक, इन दोनों को अलग अलग लिखना है वैसे तो। संघीय अलग 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 है और एकात्मक अलग है। तो संघीय में क्या है? संघीय विशेषताओं में दोहरी राज व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। संविधान की सर्वोच्चता है, हमें पता है, जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। लिखित संविधान होता है हमारे इंडिया में, शक्तियों का प्रॉपर तरीके से जो है विभाजन देखने को मिलेगा आपको। स्वतंत्रता मिलेगी आपको न्यायपालिका में, वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने निर्णय दे सकते हैं। संविधान की कठोरता आपको मिलती है। ठीक है, इतनी आसानी से आप संविधान को बदल नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा एकात्मकता में एकल नागरिकता है भारत में। एकल का मतलब होता है जब आप सिर्फ पूरे इंडिया के एक नागरिक हो। ठीक है, आप स्टेट में जो भी रहते हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका में यूएसए की नागरिकता भी होती है वहाँ पे, और उनका जो अलग एक अलग देश है। ठीक है, यूएसए तो पूरी एक जो है ग्रुप है देशों का, तो उसमें अलग कोई देश होगा। ठीक है, तो उसकी अलग नागरिकता होगी। दो नागरिकता होती है अमेरिका के जो जो नागरिक होते हैं उनके पास, लेकिन भारत में एक ही होती है। हमारे यहाँ पे स्टेट की नागरिकता नहीं मिलती, क्योंकि स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब होता है राज्य, वो राज्य है, वहाँ पे वो अलग अलग देश है। ठीक है, हमारा पूरा एक देश है, हम पूरे एक देश है, हम कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए एकल नागरिकता है भारत में। एकल संविधान है हमारे यहाँ पे। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, आपको पता ही होगा। गवर्नर को हम नियुक्त करते हैं, केंद्र सरकार करती है इस काम को। अखिल भारतीय सेवाएं आपको मिलती है, आईएएस आईपीएस की जो सेवाएं होती है। आपातकालीन प्रावधान देखने को मिलती है, जो कि राष्ट्रपति के पास होते हैं।
चुनाव आयोग होते हैं, एकल चुनाव आयोग होगा। वैसे तो राज्य का भी अलग होता है, स्टेट का भी अलग होता है, ठीक है। पर ये जो चुनाव आयोग जो मुख्य जो होता है, जो जो सेंट्रल लेवल पर काम करता है, ये कंट्रोल करता है राज्य वाले को भी। संसद सर्वोच्च होता है हमारे भारत में। संसद जो भी निर्णय देगी तो वो एक तरीके से अंतिम होगा, लेकिन उसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है। थर्ड क्वेश्चन है, देखो एक पेज पे एक क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, आपको बहुत ही जो है एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों को। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको मैं समझा भी सकूं और आपको ये रिमेंबर भी रह पाए ज़्यादा समय तक, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आप इनको आराम से याद कर पाए, तो इसलिए मैंने ये छोटे में लिखा है। आप इसको जो है और बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, ये तो और आसान हो गया ना हमारे लिए। शक्ति और कार्य आपको लिखने हैं और आप एक ही साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बस आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें बताना है कि शक्तियाँ जो कार्य हैं इसको हम बात करने वाले हैं हम। उसके बाद एक पॉइंट बना दो बहुत बड़ा सा, उस पे ये लिख दो, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, 3-3 4-4 लाइन आप लिख दोगे तो आसान रहेगा। जैसे कि नियुक्तियाँ जो है वो किस-किस की करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शक्तियाँ होती है ना अधिकता करने की, तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारे, उनकी नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और जो महान्यायवादी जो होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। सीजीआई की नियुक्ति करते हैं और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। मतलब भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके अलावा संसद जो सत्र होते हैं वो आयोजित भी करते हैं, सत्रावसान भी करते हैं उसको, ठीक है। संसद को संबोधित करना और संदेश देना जो है उनके हाथ में होता है। और प्रबंधन नियंत्रण होते हैं वो, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पर जो सारे काम होते हैं उसको प्रबंधन नियंत्रण बोलते हैं, क्योंकि जो जो भी काम करेंगे सरकार, जो भी काम करती है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही करती है, ठीक है। बजट पेश करते हैं, ठीक है, मतलब साल भर का जो होता है केंद्र बजट जिसको बोलते हैं ना, संसद में पेश करते हैं। मतलब उनकी मौजूदगी में पेश होता है, यानी कि वो होने चाहिए वहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। पेश तो इकोनॉमिकली जो हमारी वित्त मंत्री होती है वही करती है, लेकिन पेश होना चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट को होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। क्षमादान करने की शक्ति होती है प्रेसिडेंट को, आपको पता है। मृत्युदंड जो होता है उसको वो क्षमा करा सकते हैं, मतलब कैद में कर सकते हैं, कैद को और कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है उनके पास पावर्स होती है। सैन्य कमांडर होते हैं वो, आपको पता होगा कि भाई हमारी जितनी भी सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों के कमांडर है वो, मतलब कमांडर इन चीफ सबसे बड़े जो आप कह सकते हो, उनकी बातों के बिना वो हिल भी नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो है वो प्रेसिडेंट ये नाम से होती है, प्रेसिडेंट जाते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत के चुनाव आयोग पर टिप्पणी। तो चुनाव आयुक्त जो है उस पर बताना है आपको। टिप्पणी से मतलब होता है यहाँ पे आपको सब कुछ बताना है उनके बारे में, ठीक है। हर एक चीज जो होती है आपको जो भी पता होगा एग्जाम में, आपको जो भी याद आ जाए, आपको सब कुछ लिखना है उसके बारे में। आपको ये नहीं सोचना कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, बस लिख दो चुनाव आयोग की टिप्पणी लिख रहा है ना, तो सब कुछ बताना है आपको। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की संरचना से। सबसे पहले संरचना, संरचना में क्या आता है, यानी कि स्ट्रक्चर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बहुराष्ट्रीय संस्थाएं, यानी कि ये बहुत ही, इसमें जो है 3 लोग होते हैं, आपको पता है। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है एक, और 2 बाकी के अन्य होते हैं। क्यों होते हैं वो फालतू में, वो उसकी सहायता के लिए होते हैं, क्योंकि वो उस पे एक बटन ना आ जाए पूरा प्रॉपर। तो 2 जो अन्य होता है उसकी सहायता के लिए होते हैं। और इसका जो विकास है आपको पता है, हमारे संविधान बनने के बाद ही हुआ था 1950 में, ठीक है। और ये जो शुरुआत से ही इसमें 2 सदस्य या 3 सदस्य नहीं थे, शुरुआत में एक ही था, ठीक है। बाद में हट जो बदल के इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। 89 के बाद जो है इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। पहले एक ही थे, एक या शायद 2 थे। उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव की सलाह पर हाँ, जो राष्ट्रपति होते हैं, तो वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको चुनते हैं, आपको पता होगा। और राष्ट्रपति जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी सिफारिशों के आधार पे या उनकी सलाह पर जो अन्य जो 2 होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, पर चुनाव आयोग की सलाह के बाद, ठीक है। तो मतलब उनसे पूछ के करते हैं एक तरीके से। और इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे कि ये 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले हो जाए, तो ये इनके रिटायरमेंट का टाइम होता है, मतलब एक बार चुने गए तो 6 वर्ष के बाद जो है ये रिटायर हो जाते हैं। या फिर इनकी एज अगर 65 वर्ष से ऊपर हो जाती है तब ये रिटायर हो जाएँगे, अपने आप ही ऑटोमैटिकली माने जाएँगे। अगर उनकी पूरा वर्ष जो कार्यकाल होता है ये 6 साल का होता है। अगर 6 साल, जैसे कि 5 साल में या 4 साल में इनका कार्यकाल, मतलब इनकी उम्र 65 से ऊपर हो गई, तब ये रिटायर हो जाएँगे, ऑटोमैटिकली माने जाएँगे, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पद जो है ये पद के तहत जो है इनका पद आपको मिलेगा। बहुत ही पावर होती है इनके पास भी। और महाभियोग के बिना आप इनको हटा नहीं सकते, ठीक है। महाचुनाव आयोग जो होते हैं महाभियोग से ही हटते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये महाभियोग से हटाए जा सकते हैं, ऐसे कोई नॉर्मली इनको नहीं हटा सकता, क्योंकि बहुत एक बड़ी शक्ति है, मतलब पावर है, क्योंकि भाई चुनाव करा रहे हैं वो। हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करा रहे हैं, एमपी और एमएलए इनका चुनाव यही कराते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पर अगर आप जाएंगे जितने भी चुनाव होते हैं वो यही कराते हैं। उसके अलावा इनकी कार्य या शक्तियों की बात करें तो चुनाव कराना इनका काम होता है, ठीक है। पावर भी होती है चुनाव कराने की इनके पास, वोटिंग डेट डिसाइड करते हैं कि अब कब वोट डलेगी किस क्षेत्र में। और कर्मचारियों की मांग करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो है वो चुनाव के टाइम पे वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, वो मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, तो उनको जाना पड़ता है, ठीक है। उनको बेशक फीस पैसा एक्स्ट्रा मिलता है पर वो जाते हैं, ठीक है। और राजनीतिक का सिद्धांत जो है वो होता है इसमें आचार संहिता लागू कराते हैं, लागत व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो ये भी ध्यान रखना होता है इनको। सूची बनाते हैं लोगों की, नामांकन कराते हैं लोगों का, ठीक है, मतलब ताकि जो वोटिंग है उनको डाल सके, अगर कोई 18 साल से ऊपर हो गया है बच्चा तो उसका नाम उसमें रजिस्टर कराना ताकि वो वोट डाल सके। तकनीकी नवाचार जो है वो करना ये भी इनके हाथ में होता है कि भाई चुनाव में कुछ अच्छा किया जाए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए भी ये ध्यान रखना है इनका काम होता है। बाकी अभी इतना ही है। बा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे बता देना, अगर टाइम रहेगा तो मैं और बना दूँगा। जिस वीडियो को बनाता हूँ उस पे तो कोई कमेंट करता नहीं है, इस पे मैं डालूँगा इस वीडियो को तो कोई और लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि सर इस वीडियो को बना दो। अब मतलब जो वीडियो डाल रहा हूँ वो तो देखो कम से कम पहले, बाद में उसको बोलना भाई बना दो उसके बारे में, पहले आपको वो चाहिए। अब मैंने बना ये रहा हूँ, एग्ज़ाम इसका अभी है, आप लोग माँग रहे हो किसी और वीडियो को जो कि जिसको जो है 10 दिन बाद होना है एग्ज़ाम। तो खैर क्या ही कर सकते हो तुम लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो देखिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।